तो बेसिकली एज फार एज लीनियर रिग्रेशन रिग्रेशन की बात अगर हम करें, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन से पहले लेट्स टॉक अबाउट रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई अ पैटर्न, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन टॉक्स अबाउट वेरिएबल्स दैट आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर लीनियरली। लीनियरली का मतलब हुआ कि जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ए बढ़ेगा तो बी या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है, इन इक्वल प्रोपोर्शंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें से सपोज जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, बारिश में अम्ब्रेलास का अगर सेल की बात करें, ठीक है, तो अगर कंटिन्यूअस बारिश हो रही है या ज्यादा बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली पीपल प्रेफर हैविंग अ अम्ब्रेला। अगर कम बारिश है तो ऐसे भी कई बार लोग निकल जाते हैं, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द सेल्स ऑफ अम्ब्रेलास, मोर द रेन मोर इज द सेल्स, तो वहां पे देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन एंड दिस इज अ पॉजिटिव लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। पॉजिटिव लीनियर रिग्रेशन का मतलब है एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, मोर द रेनफॉल मोर द सेल ऑफ अम्ब्रेलास, ठीक है। नेक्स्ट मतलब या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होगा। फिर नेगेटिव रिग्रेशन में क्या है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि सेल्स ऑफ आइसक्रीम वर्सेस टेम्परेचर, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑब्वियसली बात है सेल ऑफ आइसक्रीम जो है, यानी सॉरी, टेम्परेचर वर्सेस सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पीपल विल वियर लेस ऑफ वुलन क्लोथ्स, जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे पीपल विल वियर मोर ऑफ वुलन क्लोथ्स। तो दैट इज अ नेगेटिव लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, जहां पे आपका एक वेरिएबल घटेगा, एक वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली घट जाएगा, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन सॉरी लीनियर रिग्रेशन का अपना एक स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, ठीक है। अब लीनियर रिग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब हम यूज करें ही करें। इट्स मोर ऑफ कि जो डेटा हमें बताता है, अगर डेटा मुझे दिख रहा है कि इट्स लीनियरली को रिलेटेड, ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ लीनियरली को रिलेटेड है, ठीक है, वो हम प्लॉट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे भी मेरे पास एक डेटा सेट है, तो दिस इज आइसक्रीम डॉट टी एक्स टी, ठीक है। आइसक्रीम डॉट टी एक्स टी में क्या है, अगर मान लो मैं रन करता हूँ, लेट्स रन दिस वन बाय वन। तो मैंने pandas यूज किया है, numpy यूज किया है, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट जो होता है वो विजुअलाइजेशंस के लिए होता है, चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। और स्टैट मॉडल डॉट एपीआई ये तुम्हारा लीनियर, इसमें तुम्हें लीनियर रिग्रेशन का मिल जाएगा लाइब्रेरी, ठीक है, विच वी कैन यूज टू क्रिएट अ मॉडल फॉर लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो से सपोज मैं डेटा दिखाऊं तुम्हें इसका ना, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है मेरे पास, डेट है, टेम्परेचर है, आइसक्रीम यूनिट्स है, ठीक है। तो मतलब देर इज अ रैंडम डेटा विथ मी, ठीक है, अभी रैंडम डेटा है बट मतलब लॉजिकली अगर हम बात करें टेम्परेचर बढ़ेगा आइसक्रीम यूनिट का सेल्स बढ़ेगा, ठीक है, जो जनरल कंसेंसस कहता है, जनरल एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। बट दैट हैज टू बी बैक्ड बाय डेटा। अगर डेटा उसको बैक नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे जनरली भी टेम्परेचर काफी लो रहता है एंड पीपल स्टिल ईट आइसक्रीम, तो वहां पे मे भी हो सकता है डेटा कुछ और कह रहा हो, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड और यू नीड टू बैकअप योर लॉजिक विद डेटा कि हाँ ठीक है ये मेरा लॉजिक कहता है और डेटा भी इसी चीज को सपोर्ट कर रहा है। दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर है, टू अंडरस्टैंड वेदर जनरल कंसेंसस के साथ हमारा डेटा मैच करता है कि नहीं, ठीक है। तो एक तो जैसे ये डेटा रीड करके अब तुम चाहो तो उसमें स्पेसिफिक अगर तुम वेरिएबल्स देखना चाहते हो कि मैक्सिमम क्या है टेम्परेचर का, मिनिमम क्या है टेम्परेचर का, सो यू कैन यूज दी क्वेरीज जो हम लास्ट टाइम डेटा माइनिंग भी कर रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैंने किया है कि टेम्परेचर का मैक्सिमम निकाला, टेम्परेचर का मिनिमम निकाला, आइसक्रीम यूनिट्स का मैक्सिमम, आइसक्रीम यूनिट का मिनिमम, जस्ट टू अंडरस्टैंड द वेर द डेटा रेंज, ठीक है, कि हमारा टेम्परेचर का क्या रेंज चल रहा है, आइसक्रीम का क्या रेंज है, राइट। इफ यू वांट यू कैन डू दैट। चलो इसको एक बार देख लेते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे जो किया है, मैंने टेम्परेचर का जो डेटा है उसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल में डाल दिया, दैट इज y, ठीक है। तो आइसक्रीम यूनिट हो जाएगा मेरा y, दैट सेट ऑफ एलिमेंट्स विल बिकम अ स्पेसिफिक एरे, ठीक है।
x एक एरे होगा, y एक एरे होगा, y विल कंसिस्ट दैट डेटा ऑफ आइसक्रीम यूनिट्स एंड x विल कंसिस्ट दैट डेटा ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे टेम्परेचर का मैक्सिमम ले रहे हैं, टेम्परेचर का मिनिमम ले रहे हैं, आइसक्रीम यूनिट्स का मैक्सिमम, आइसक्रीम यूनिट का मिनिमम। तो तुम देख सकते हो टेम्परेचर मैक्सिमम मेरे पास है 45 और मिनिमम है 5, मतलब 5 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक का मेरे पास एग्जाम्पल है। अगर तुम्हारा डेटा जो मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास कोई एक पर्टिकुलर सिटी है जिसमें टेम्परेचर रेंज इससे ज्यादा जाता है या इससे कम जाता है, तो ऑब्वियसली वहां पे तुम इस पर्टिकुलर रिजल्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। मोस्टली क्या होता है कि जैसे अगर मान लो इंडिया है, इंडिया में अगर तुमको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, अब हर जगह जा जाके तो तुम डेटा कलेक्ट करके प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम जनरली देखते हैं कि किस टाइप की सिटीज में टेम्परेचर एक जैसा रहता है, वेदर एक जैसा रहता है, ठीक है। किसी एक सिटी का सर्वे कर लिया, जैसे अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं, तो दिल्ली में अगर सर्वे करोगे तो गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, इन सब पे वो इक्वली एप्लीकेबल होगा, बिकॉज द क्राउड इज मोर और लेस द सेम, द वेदर इज मोर और लेस द सेम, ठीक है। बट अगर तुम राजस्थान से कंपेयर करो, ठीक है, या तुम उत्तराखंड से कंपेयर करो, अब जैसे उत्तराखंड वाला एरिया है, हिमाचल वाला एरिया है, ठीक है, हिली एरियाज जो है, वहां पे किसी पर्टिकुलर सिटी का तुमने सर्वे किया, तो दैट विल बी इक्वली एप्लीकेबल टू द अदर सिटीज आल्सो, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि डेटा है मेरे पास तो हम उसको चेक करके जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको बाकी जगह पे भी अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए सर हमें इसमें पहले हमें पहले से देखना होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। मान लीजिए अगर लाख मतलब लेट्स से कि 2 लाख रोज का डेटा है मेरे पास, तो अब मैं हम्म, चेक तो नहीं कर सकती कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, या वो है। तो इसमें पहले से हमें पता होना चाहिए, या फिर नहीं हम इसमें पता चेक नहीं होता ना, करेंगे वही ना, कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता नहीं होता। तो अगर आप पूरा डेटा सेट हाँ। नहीं चेक कर पा रहे हो, यू कैन टेक अ सिंपल सैंपल सेट ऑल्सो, ठीक है। यूनिट टेस्ट जो होता है, यूनिट टेस्ट में क्या होता है कि फिर हम एक छोटा सैंपल सेट लेते हैं, मान लो आप पूरा डेटा पे नहीं करना चाहते, बट यू अंडरस्टैंड दैट द डेटा इज गोइंग टू बिहेव इन अ सिमिलर मैनर, कोई आउटलायर नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें भी चेक करनी पड़ती है, जैसे मैक्सिमम मिनिमम मैं देख रहा हूँ, या अगर मैं इसका मीडियन भी ले लूँ, ठीक है। कई बार हम स्टार्टिंग में पहले आउटलायर चेक्स करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है कि क्या आपके डेटा में कोई आउटलायर तो नहीं है। अगर आपका मैक्सिमम मिनिमम और मीडियन मोर और लेस आसपास है, ठीक है, नहीं मैक्सिमम मिनिमम तो खैर मोर और लेस आसपास नहीं होगा, बट जो मैक्सिमम मिनिमम मीडियन के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा गैप है, देन योर डेटा इज गोइंग टू हैव आउटलायर्स, ठीक है। मीन भी इसीलिए निकालते हैं, मीन से जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम का, तो उतना ज्यादा आपके चांसेस है दैट योर डेटा विल बी हैविंग आउटलायर्स। एंड आउटलायर्स आर गोइंग टू, इसलिए स्टार्टिंग में फिर आउटलायर हटा भी देते हैं हम लोग। आउटलायर समझते हो ना? यस सर, दिस इज नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड। हाँ, या तो बहुत ही ज्यादा है या बहुत ही कम है, ठीक है, मेन डेटा सेट को रिजेंबल नहीं करता। जैसे और अगर इन दोनों हटाते में कैसे हैं सर? इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ओके। जैसे हम लिस्ट से रिमूव कर रहे थे डेटा को, तो वैसे रिमूव कर, जैसे अभी मैंने एक्स बना लिया, वाई बना लिया, मेरे को पता है ये पर्टिकुलर वैल्यू आउटलायर है, रिमूव कर दो उसको। और ऐसे अगर बहुत बीच बीच में बहुत सारे ऐसे हैं सर, तो उनको कैसे रिमूव करेंगे? बहुत सारे हैं, फिर आप क्या करते हो, आप फिर क्लस्टर्स बनाते हो, ठीक है। आपको कुछ तो एक पैरामीटर डिसाइड करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर पैरामीटर के आसपास की वैल्यूज जो भी है, ठीक है। फिर आप एक मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भी निकालते हैं कई बार हम ना, कॉन्फिडेंस निकालते हैं कि ठीक है ये मीन है, मीन से 95% ऊपर और 95% नीचे तक जितने भी वैल्यूज है वो ही इंक्लूड हो, ठीक है। अच्छा, वो ओके। डेटा रेंज फिर डिफाइन करना पड़ता है। तो मतलब देर आर डिफरेंट टेक्निक्स बेस्ड ऑन की डेटा कैसा है, तो इट्स वेरी, इसीलिए डेटा माइनिंग और वो डेटा एनालिसिस जरूरी है टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द डेटा इज, बिकॉज 90% ऑफ टाइम गलती क्या होती है हमसे कि हम डेटा उठा करके डाल तो देते हैं, बट हम ये चेक करना भूल जाते हैं कि इज द डेटा एक्चुअली सॉर्टेड, प्रॉपरली ट्रीटेड, ठीक है। वो सारी चीजें अगर आप करोगे ना, तो यू ऑलवेज गेट अ गुड डेटा मॉडल। 90% काम डेटा क्लीनिंग का होता है। आप कोई भी डेटा मॉडल जब बनाने जाओगे ना, 90% ऑफ एफर्ट गोज इनटू डेटा क्लीनिंग, क्योंकि एक बार आप डेटा क्लीन करके प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आ जाओगे ना, फिर डेटा मॉडल बनाना कोई इतना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बस डेटा प्रॉपरली बिहेव करना चाहिए, एंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली ना, कि बिकॉज एवरी एंटिटी इज
डिफरेंट इन इट्स ओन वे, ठीक है, कोई भी दो जगह एक जैसे नहीं होती, कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते. सो दैट्स द रीजन व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर डेटा फर्स्ट. अब जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम जो है मैक्सिमम 45 है, मीडियन आपका 23 है, ठीक है, मीन 24.13, एंड देन यू हैव मिनिमम वैल्यू एज 5, ठीक है. तो मीडियन और मीन मोर और लेस आसपास है, विच मीन्स बहुत ज्यादा आउटलायर डिफरेंस नहीं है, ठीक है. अगर मीन और मीडियन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता ना, तो आपके पास आउटलायर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मीडियन पोजीशन के हिसाब से डिसाइड होता है, जबकि मीन वैल्यूज पे डिसाइड होता है, ठीक है. अगर आपका आउटलायर होगा तो मीन बहुत हाई होगा, ठीक है. एशकिम यूनिट्स में अगर आप देखो तो मैक्सिमम इज 183, मीडियन वैल्यू आपका 94 है, मीन इज अगेन 99. So not a very significant difference, which means the data is well and good to be used. बाकी हमने एक्स एंड वाई डिफाइन कर दिया है, और हम क्या कर रहे हैं, हम एक कर रहे हैं स्कैटर प्लॉट. तो स्कैटर प्लॉट यूज होता है जब भी दो न्यूमेरिकल डेटा सेट्स हो, ठीक है, दो न्यूमेरिकल डेटा सेट्स के बीच में जब आपको कंपैरिजन करना है या देखना है कि दो न्यूमेरिकल डेटा सेट्स कैसे आपस में कोरिलेटेड हैं या कैसे बिहेव करते हैं. सो द बेस्ट ऑप्शन इज टू यूज अ स्कैटर प्लॉट. और मैंने प्लेन एंड सिंपल लिखा है plt डॉट स्कैटर x कॉमा y plt डॉट शो. plt बेसिकली ये मेरा लाइब्रेरी है जो हम यहाँ पे निकाले थे, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, ठीक है. तो x और y को वो प्लॉट कर देगा, ठीक है. एक बार इसको भी मैं प्लॉट करता हूँ, रुक जाओ. सर हम ऐसी कोई भी लाइब्रेरी जब वो करते हैं तो हमारे को उसका एलियास नाम देना पड़ता है, जैसे हमने पीडी दिया नहीं था नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है. मतलब एलियास हम इसलिए यूज कर देते हैं क्योंकि इतना बड़ा कौन लिखेगा बार बार, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट बार बार लिखना हर जगह पे, या स्टैट मॉडल्स डॉट डीपीए. नमपाई पैंडास तो चलो फिर भी छोटे छोटे हैं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, कि पैंडास, जैसे लास्ट टाइम हम लिख कर रहे थे ना, पैंडास डॉट डेटा फ्रेम या हाँ। numpy डॉट एरे, तो वो चलो ठीक है फिर भी लिख सकते हैं. बट नॉर्मली जब लाइब्रेरी इतनी बड़ी ऐसी बड़ी बड़ी सी हो ना, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, तो कोड छोटा रखने के लिए हम एक एलियास नेम दे देते हैं, ठीक है, प्लेन एंड सिंपल, जस्ट टू कीप द कोड सिंपल. अदरवाइज जरूरी नहीं है कि आप हर किसी का एक एलियास नेम दो, ठीक है. तो बाकी मैं जैसे प्लॉट कर रहा था, ठीक है, अभी यहाँ पे प्लॉट आ गया मेरे पास, और मैं स्कैटर प्लॉट देख सकता हूँ. इट्स अ वेरी लीनियर लाइन, ठीक है, थोड़ा बहुत नो वेरिएशंस है, बट अदरवाइज मोर और लेस, और ऐसा कोई आउटलायर भी नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है. अगर मान लो आउटलायर कहीं इधर उधर होता अपार्ट फ्रॉम द लाइन इटसेल्फ, तो वो हमें इग्नोर करना पड़ता. बट डेटा जो मेरे को दिख रहा है, ठीक है, दैट इज प्रेटी मच इन लाइन विथ माई लीनियर रिग्रेशन, ठीक है. एंड दिस इज अ पॉजिटिव लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि एक बढ़ रहा है, जैसे देख सकते हो नीचे ये तुम्हारा टेम्परेचर का ग्राफ है, और ऊपर वाई साइड में तुम्हारा आइसक्रीम यूनिट्स का ग्राफ है, ठीक है. सो इट्स अ प्रेटी सिंपल एंड लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एंड दैट गिव्स मी दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे को इसमें लीनियर रिग्रेशन लगाना चाहिए, है ना. और लीनियर रिग्रेशन के जैसे मैंने बोला कि देयर इज अ कंसिस्टेंट फंक्शन, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, दैट इज द इक्वेशन. तो हम क्या करते हैं, पहले हमें ना वो कॉन्स्टेंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है. जैसे अगर मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखता भी हूँ, तो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है, y इज इक्वल टू ax प्लस b या mx प्लस c, वेयर b इज अ कांस्टेंट, x is the independent variable, y is the dependent variable, a is the slope, ठीक है. अभी जो मैंने यहाँ पे बनाया था, अगर तुम इस पर्टिकुलर प्लॉट को देखो, राइट, तो स्लोप इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर एंगल, जिस एंगल पे ये लीनियर इक्वेशन चल रहा है, दैट इज नोन एज स्लोप. और ये पर्टिकुलर लाइन जो स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस को कहीं पे कट करेगा, ठीक है. समटाइम्स इट गोज थ्रू जीरो, अगर जीरो है तो दैट इज अ परफेक्टली लीनियर इक्वेशन. समटाइम्स इट कैन क्रिएट अ इंटरसेप्ट, ठीक है. तो उसके हिसाब से आपका कांस्टेंट आता है, एक्स एक्सिस पे अगर ये कट कर रहा है कहीं पे, तो दैट इज द कांस्टेंट.
और बाकी y जैसे मैंने बोला इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x कुछ भी, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर और आइसक्रीम यूनिट में से टेम्परेचर इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा उसके हिसाब से आइसक्रीम यूनिट्स चेंज होंगे, वो आपका डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे आइसक्रीम यूनिट्स ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल y, इन दोनों के बीच में हमें पहले कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने के लिए ही हमारे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है, दैट इज, अच्छा, x इज इक्वल टू sm डॉट add constant. This will help you to add a specific constant to the x values. और यहां पे मैंने क्या किया है sm डॉट ols. ols is basically your library function to calculate the coefficients in linear equation, ठीक है। तो इसमें हमने क्या डाला है कि sm dot ols y comma x, y is the independent variable, sorry, y is the dependent variable, x is the independent variable dot fit। तो ये एक डेटा मॉडल प्रिपेयर करेगा बेस्ड ऑन द डेटा दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ठीक है। उसके बाद फिर उस मॉडल को जब हम प्रिंट करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी कि उस पर्टिकुलर मॉडल से तुमको उसका कॉन्स्टेंट्स मिलता है, कोएफिशिएंट और स्लोप। सर एस एम डॉट एड कांस्टेंट जो ये फंक्शन है, एस एम, sm डॉट एड, हाँ, sm डॉट एड कॉन्स्टेंट ये फंक्शन है। sm बेसिकली वही है मेरा स्टैट मॉडल वाला, ठीक है, स्टैट मॉडल डॉट एपीआई, दिस ओके इज, स्टैट मॉडल। हाँ, स्टैट मॉडल वाला मेरा लाइब्रेरी है, ठीक है, sm। और उससे मैंने ऐड कांस्टेंट यूज किया है ताकि मैं x में कांस्टेंट ऐड कर सकूं, और उसके बाद फिर मैंने ols यूज किया है, ols डॉट फिट। ols इज द function for linear equation. Fit basically is a particular function in that particular library जो ये कहता है कि मुझे डेटा मॉडल उसमें रीड करना है। अब इसके बेसिस पे वो प्रिंट करके देगा, ठीक है। लेट मी जस्ट रन दिस। सो यहां तुम देख सकते हो कांस्टेंट मेरा 3.39 है एंड दिस इज माय स्लोप 3.98, ठीक है। और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकाल करके देता है वो मेरे को वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। इतना हमें अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जैसा मैंने बोला यहाँ पे मेरा कांस्टेंट आ जाएगा 3.39 एंड टेम्परेचर जो स्लोप है 3.9873, ठीक है। सेम चीज मैंने डाल दी, ए जैसे मैंने इक्वेशन लिया था y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए स्लोप था, स्लोप इज 3.9873, बी मेरा कांस्टेंट था 3.39, और उसको फिर हम डेटा में डालेंगे, ठीक है। डेटा में डालने का मतलब क्या है कि अब मेरे को सपोज कर लो कि प्रेडिक्शंस लेने हैं, ठीक है। तो मैं डेटा प्रेडिक्ट कैसे करूंगा, अब जैसे मैंने मॉडल क्रिएट किया है, ठीक है। मॉडल क्रिएट करने के बाद व्हाट आई कैन डू इज आई कैन आस्क इट टू क्रिएट अ प्रेडिक्शन, और ये जो प्रेडिक्टेड डेटा होगा ना, ये जैसे इसने मेरे को प्रेडिक्शंस दे दिया। अब अगर मान लो तुमको चेक करना है कि जो तुमने डेटा बनाया है और जो तुमने जो हमने स्कैटर प्लॉट बनाया था प्लस हमने जो ये डेटा प्रेडिक्शन करा है, तो वो हम एक साथ प्लॉट कर सकते हैं चाहे तो, है ना। पीएलटी डॉट शो नहीं करता मैं, लास्ट करूंगा पीएलटी डॉट स्कैटर, और ज्यादा ही प्लॉट करते हैं।
मॉडल प्रेडिक्ट पीएलटी प्लॉट पीएलटी डॉट शो। अच्छा नहीं, एक्स प्लॉट नहीं करना है। ठीक है, तो तुम अगर देखोगे ना, जैसे ये प्रेडिक्शंस दे रहा है मेरे पास, एंड डेटा मॉडल जो इसने प्लॉट किया है। नाउ ग्रीन वाली जो वैल्यूज हैं दैट इज कमिंग फ्रॉम द प्रेडिक्टेड मॉडल, और जो ब्लू वाली वैल्यूज है दैट इज माय एक्चुअल। ठीक है, अब अगर तुम पैटर्न देखोगे ना, सो इट इज टेकिंग अप द पैटर्न, एम्पलीट्यूड थोड़ा चेंज है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, बट बेस्ड ऑन द वेरिएशंस दैट आई हैड इन माय ओरिजिनल डेटा सेट, इसने वो चीज प्लॉट करके दिया मेरे को। ठीक है, सो इट इज टेकिंग इनटू अकाउंट द डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन, सीजनैलिटी खास करके अगर मैं कहता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि यू नो फॉर अ पर्टिकुलर वेरिएशन इन टेम्परेचर, ठीक है, जैसे जनवरी टू फरवरी का एक पर्टिकुलर वेरिएशन टेम्परेचर है, उस पर्टिकुलर वेरिएशन में ये मेरा ट्रेंड है। ठीक है, अक्रॉस द मंथ। सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड इसने कैप्चर किया है, ताकि हम आगे कभी इस तरह का अगर मेरे पास डेटा है टेम्परेचर का ना, तो सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट हम डाल के दे सकें। ये कि अगर मैं कहता हूँ एक्स की वैल्यू 50 है। इसकी वैल्यू डाल देते हैं हम 50, और वाई मेरा प्रेडिक्टेड आना चाहिए। लेट मी प्रिंट वाई प्रेड। ठीक है, तो जैसे मैंने अपने कोएफिशिएंट्स निकाले थे, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, सी इज कांस्टेंट 3.39, यहाँ पे जो मैंने डाला था a इज माय स्लोप 3.9873, ठीक है, और x की वैल्यू मैंने 50 डाली थी। तो अगर टेम्परेचर किसी दिन 50 हो गया तो मेरा 80 मिनट्स कितना बिकेगा, दैट इज 202.75। ठीक है, तो ऐसे करके अब तुम प्रेडिक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि मेरा जो नॉर्मल डेटा रेंज था दैट वाज फ्रॉम 5 to 45। ठीक है, अगर मान लो मैं कुछ नेगेटिव डेटा डालता हूँ, से -5, ठीक है, -5 पे कितने दिखेंगे, या व्हाट विल बी द आईसी मिनट्स, और -16.54। हालांकि मतलब डजंट मेक सेंस बिकॉज आईसी मिनट्स नेगेटिव में नहीं जाएंगे, बट द
अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द डेटा सेट इज कि अगर -5 डिग्री टेम्परेचर जाता है तो ऑब्वियसली दैट शुड बिकम 0। -16 का कोई मतलब नहीं है, दैट ओनली इज लॉजिकली इट्स नॉट गोइंग टू बी ट्रू, बट डेटा सेट से मुझे -16 मिल रहा है, विच मीन्स कि कोई बिक्री नहीं होगी। अगर टेम्परेचर प्रेडिक्शन -5 का है तो आप अपनी दुकान बंद ही रखो तो अच्छा, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अब जैसे ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है। कई बार होता है कि आप मतलब जैसे कई बार होता है कि आप एयरलाइंस की बात करें अगर, ठीक है, कि आज आपको फ्लाइट्स चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए, तो वहां पे फिर अगेन डेटा एनालिसिस आप यूज करके ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि चलो आज विंड टेम्परेचर इतना है, आज रेनफॉल इतना है, ठीक है। सो व्हाट इज द कैपेबिलिटी, टर्बुलेंस कितना है, टर्बुलेंस कैलकुलेट होता है, इज द टर्बुलेंस इन परमिसिबल लिमिट और नॉट। अगर परमिसिबल लिमिट के बाहर जा रहा है, ठीक है, जैसे इस टाइप का अगर कुछ रिजल्ट आता है विच इज लॉजिकली नॉट फीजिबल, तो फिर आप अपने सर्विसेज उस दिन बंद रखते हो, ठीक है। सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। अब ये तो बहुत ही छोटे लेवल पे हमने डेटा एनालिसिस किया है, ठीक है, या फोरकास्टिंग एक तरीके से हम कर रहे हैं कि ये होगा तो क्या होगा, ठीक है। इसी में टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है कि किस तरह का डेटा ट्रेंड है, और उसके बेसिस पे मेरा डेटा, अब कहीं ना कहीं लीनियर रिग्रेशन भी एनालिसिस ही है, फोरकास्टिंग है, बट इसमें हम ऐसे टाइम पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। वी डोंट टॉक अबाउट सीजनैलिटीज, वी जस्ट लुक एट द डेटा सेट वेदर इट्स यू नो इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिग्रेशन जो होता है, ठीक है, व्हाट्स द पैटर्न। अगर सिंपल सा पैटर्न दिखता है तो वी कैन यूज द लीनियर रिग्रेशन डेटा मॉडल। बट जब तुम्हारे पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी सारा डेटा है एंड यू ऑल्सो सी सीजनैलिटीज, ठीक है, तब फिर आपको टाइम सीरीज एनालिसिस करना होता है, ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस में क्या क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, टाइम सीरीज एनालिसिस में सबसे पहले क्या होगा कि अगर डेटा सेट की बात करूं, कब टाइम सीरीज एनालिसिस की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन तो समझिए ना, आप डेटा देख करके कब लीनियर रिग्रेशन यूज करोगे, व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ कोरिलेशन कि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एंड दैट्स अ वेरी लीनियर काइंड ऑफ इक्वेशन। टाइम सीरीज में क्या है कि ऐसा कोई लीनियरिटी नहीं मिलेगा तुमको, राइट, बट देयर विल बी सीजनैलिटी। अभी सीजनैलिटी का मतलब क्या होता है, चलो पहले एक बार ना डेटा प्लॉट करके दिखाता हूँ मे बी। जैसे ये सोलर जनरेशन का इंफॉर्मेशन है मेरे पास, ठीक है। आई जस्ट प्लॉट इट आउट फॉर यू। Plots are a very good way to understand how the data is behaving. नाउ सोलर जनरेशन का जो ये इन्फॉर्मेशन है, काफी सारा टाइम पीरियड था, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा तुमको दिखने रहा, बट यहाँ पे नीचे ना टाइम आ रहा होगा, ठीक है, डिफरेंट डेट्स। अगर डेटा, चलो डेटा मेरे को प्रिंट करा देना चाहिए था, बट रुक जाओ, डेटा के साथ ही प्रिंट कराता हूँ इसको, मतलब डेटा के साथ ही प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास डेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे 1 जनवरी 2017, और उसके बाद सोलर जनरेशन, मतलब बेसिकली सोलर प्लांट है और उससे पावर जनरेट हो रहा है, मेगा यूनिट्स। अब किस तारीख पे कितना मेगा यूनिट जनरेट हुआ है, इसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर कोई एक पर्टिकुलर डेट है तो उस दिन कितना मेगा यूनिट जनरेशन का पोटेंशियल है, ठीक है। जिस तरीके से ये चल रहा है।
अब ऐसा नहीं है कि तुमने एक सोलर पैनल लगाया और उस पे तुमको वेरिएबल डेटा मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ड्यू टू चेंज इन वेदर, कभी टेम्परेचर ज्यादा होगा, कभी टेम्परेचर कम होगा, उसकी वजह से मेगा यूनिट प्रोडक्शन जो है वो घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे टेम्परेचर का कोई सीन नहीं है, विच मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर हैज बीन सम चेंज, ठीक है। अब वो चेंज वेदर का भी हो सकता था, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। वेदर का हो सकता है, सेटअप का हो सकता है तुमने नए नए सोलर प्लांट्स लगाए, बट जो भी चीज है, ठीक है, देयर हैज टू बी सम कंसिस्टेंसी इन दैट चेंज। अब वो पता कैसे चलता है? अब देखो, पहली चीज क्या है यहाँ पे कि कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। नो डाउट देयर आर ट्रफ्स एंड क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, बट अगर तुम इनिशियल पॉइंट से लेकर के एंडिंग पॉइंट पे देखो तो देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज, ठीक है। नॉट लीनियर बट देयर इज इंक्रीज, पहली चीज। दूसरी चीज, क्रेस्ट है ट्रफ है, क्रेस्ट है ट्रफ है, क्रेस्ट है ट्रफ है, ठीक है। इवन दो इट्स अ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ग्राफ, दिस इज नोन एज नॉन स्टेशनरी। ये जो ग्राफ है, ये जो डेटा, दिस इज नॉन स्टेशनरी नेचर। और नॉन स्टेशनरी ग्राफ में हम टाइम सीरीज एनालिसिस नहीं करते। जैसा मैंने बोला, टाइम सीरीज एनालिसिस करने के लिए मेरे को सीजनैलिटी चाहिए। सीजनैलिटी का मतलब क्या है? एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगर मैंने यहाँ पे खींची होती और उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अक्रॉस तुम्हारा डेटा ऑक्सीलेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, दैट इज नोन एज योर स्टेशनरी डेटा। टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए तुमको स्टेशनरी डेटा ही चाहिए, बिना स्टेशनरी डेटा के आप टाइम सीरीज एनालिसिस नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे क्रेस्ट एंड ट्रफ है मेरे पास, बट वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अक्रॉस नहीं है। नाउ इन ऑर्डर टू हैव दैट काइंड ऑफ डेटा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इनटू अ स्टेशनरी। अब स्टेशनरी डेटा सेट बनाते कैसे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली देर इज समथिंग विच इज इंक्रीजिंग, ठीक है। चाहे वो सेटअप काउंट है, नंबर ऑफ सोलर पैनल्स हो सकता है, चाहे वो टेम्परेचर चेंजेस है, हो सकता है उस जगह का टेम्परेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता चला गया है, ठीक है। वट एवर बी, दैट पर्टिकुलर थिंग इज अफेक्टिंग माई मेगा यूनिट जनरेशन। अगर मैं सिस्टमैटिकली मेगा यूनिट जनरेशन की वैल्यूज को माइनस करते जाऊं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लो मैंने पहले डेट दूसरे डेट के मेगा यूनिट जनरेशन को मतलब पहला वाला दूसरे वाले से माइनस किया, तीसरा दूसरा वाला तीसरे से माइनस किया, तीसरे को चौथे से माइनस किया, ठीक है। कंटिन्यूअस सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, दैट एनालिसिस इज वेरी मच इफेक्टिव, ठीक है, टू रिमूव दीज काइंड ऑफ सीजनैलिटी फ्रॉम द डेट। पहली चीज, ठीक है। कई बार हम स्क्वायर रूट भी लेते हैं, कई बार हम लॉग भी लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये तो मैंने देख के बता दिया कि मेरा डेटा जो है वो स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास एक टिकी फुलर टेस्ट होता है, ठीक है, विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ यूनिट रूट टेस्ट। तो टिकी फुलर टेस्ट से भी हम कई बार ये चीज डिफाइन करते हैं कि वेदर दैट पर्टिकुलर डेटा इज लीनियर और सॉरी स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी, ठीक है। तो डिकी फुलर टेस्ट करने के लिए हमारे पास, अब जैसे यहाँ पे भी मैंने टी स्टैट मॉडल यूज किया हुआ है, ठीक है, सॉरी स्टैट्स मॉडल, स्टैट मॉडल डॉट टी एस ए स्टैट टूल, स्टैट मॉडल डॉट ग्राफिक टी एस ए प्लॉट्स एंड स्टैट मॉडल टी एस ए अरीमा डॉट मॉडल। ये डेटा मॉडलिंग के लिए यूज करेंगे हम, ठीक है। इस दिस विल बी यूज फॉर द स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के लिए होगा। मैटप्लॉटलिब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है, बट कुछ पर्टिकुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टैट मॉडल से बेटर बनते हैं। नाउ डिकी फुलर टेस्ट के लिए हमारे पास एक फंक्शन है विच इज एडी फुलर, ठीक है। अभी एडी फुलर कहाँ से आया है? एसपी से आया है, विच इज स्टैट मॉडल्स डॉट टीएसए डॉट स्टैट टूल्स। तो इस पर्टिकुलर पैकेज लाइब्रेरी में हमारे पास ये फंक्शन है एडी फुलर, विच इज एबल टू डिफाइन वेदर द डेटा इज सॉरी स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी, ठीक है। जैसे अगर मैं दिक्कत आ रही है,
ठीक है, अभी यहाँ पेटिकुलर टेस्ट में क्या आता है, यहाँ पे हम परसेंटेज एरर्स कैलकुलेशन लेते हैं। ठीक है, 1% एरर में क्या मेरा कोफिशिएंट आ रहा है, 5% एरर्स में क्या कोफिशिएंट आ रहा है, 10% एरर में क्या कोफिशिएंट आ रहा है। ठीक है, नाउ तुम अगर देखोगे यहाँ पे दिस इज -3.4, -2.8, -2.5। ठीक है, सब नेगेटिव्स में है। अगर ये 0.05 से ऊपर होता, ठीक है, तो मेरा डेटा स्टेशनरी होता। ठीक है, बट चूंकि ये सब 0.05 के नीचे हैं, और काफी नीचे हैं टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, सो दीज आर ऑल नॉन स्टेशनरी नेचर। और चूंकि नॉन स्टेशनरी है तो फिर इसको स्टेशनरी बनाना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग टाइम सीरीज एनालिसिस। तो जैसा मैंने बोला कि हम डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल डेटा बनाने के लिए हम, मैंने यूज किया अपना सोलर जनरेशन वाला डेटा, और मैंने डिफ फंक्शन यूज किया। डिफ फंक्शन वही करेगा कि कंटिन्यूअसली वैल्यूज को हर एक मतलब सक्सेसिव सबट्रैक्शन करेगा। ठीक है, दूसरे वाले से पहले वाले को माइनस करेगा, तीसरे वाले को दूसरे वाले से माइनस करेगा, एंड सो ऑन। फोर्थ वाले से तीसरा वाला माइनस होगा, फिफ्थ वाले से फोर्थ वाला माइनस होगा, तो यू विल गेट अ वैल्यू विच इज जनरेटेड आफ्टर डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिव टर्म्स। ड्रॉप एन ए अगर कहीं पे, ऑब्वियसली बात है, ऐसा हो सकता है कि पहले वाले टर्म को वो उसके पहले कहीं जीरो टर्म से माइनस करने की कोशिश करे, तो वहां पे एन ए आने के चांसेस हैं। पहले वाले टर्म के सामने तो ऑब्वियसली एन ए ही आएगा। तो अगर एन ए आता है गलती से भी, मान लो बीच में कहीं पे एन ए है पहले से, उसकी वजह से एन ए जनरेट हो रहा है, तो वो एन ए ड्रॉप कर दिया जाएगा। एंड दिस पर्टिकुलर डेटा रेंज DIF जो ये बनेगा मेरे पास, दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर माय कैलकुलेशन। ठीक है, बाकी तुम चाहो तो लॉग प्लॉट भी ले सकते हो, स्क्वायर रूट प्लॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम डिफरेंस ले लिया, लॉग